हाँ जी बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए हम ना आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अपना चल रहा था ना स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक का ना, यानी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन है ना। अरे रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित क्वेश्चंस चल रहे थे ना। प्रॉब्लम का मतलब क्वेश्चंस है ना। हाँ, वैसे समस्या होती है प्रॉब्लम का मतलब ना। अरे क्वेश्चंस में तो समस्या आती है भैया ना, ठीक है ना। अब उसमें स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक चल रहा था, उसमें अपन ने आगे पढ़ लिया था ना कि कोई संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक और उत्पादों के आगे जो गुणांक हैं वही क्या है, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक। फिर अपन ने ना आगे एक टाइप का क्वेश्चंस लिया था ना, यानी उसमें केस नंबर फर्स्ट लिया था अपन ने क्या कि जब केवल एक ही क्रियाकारक दिया गया हो ना, फिर उसमें एक रिएक्शन से आपको याद रखनी थी ना कि जैसे जिसके मोल हैं अपॉन उसी का स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक है ना, ऐसे दूसरे का मोल अपॉन दूसरे का स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक, तीसरे का मोल अपॉन तीसरे का स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक, चौथे का ना मोल अपॉन चौथे का स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक, ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर। यानी मोल में स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक का भाग लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगी, वैल्यू बराबर हो जाएगी ना। ये बहुत काम आएगा आपके ना पूरी इसके अंदर है ना, स्टाइकियोमेट्री के अंदर। वैसे इसको स्टाइकियोमेट्री बोलते हैं ना। अब देखिए आप, एक ही टाइप का रिएक्टेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं थी उसमें तो। फिर अपन ने क्या कहा, एक से ज्यादा टाइप के तो हैं पर केवल सूचना एक की दी गई हो ना, ये चल रहा था केस नंबर सेकंड, ठीक है ना। फिर एक से ज्यादा टाइप के हैं और सबकी सूचना दी गई है, तो फिर देखेंगे उसको ना, उसको आगे कैसे करते हैं ना। तो अभी मैंने कल एक है ना एक सवाल करवा दिया था ना केस नंबर सेकंड में। केस नंबर फर्स्ट में 2 करवाए थे, केस नंबर सेकंड में 1 करवा दिया था मैंने ना। फिर मैंने कहा था 2 क्वेश्चंस और करवाऊंगा, वो 2 क्वेश्चंस मैंने लिख लिए पहले ना, थोड़ा सा आपका समय बचत हो जाए ना। देखिए क्वेश्चंस को पढ़ो, देखो तो ऐसे क्वेश्चंस करने में ना, अरे दिक्कत तो कुछ नहीं है ना, बस इनका जो डिफिकल्ट टास्क है ना, अरे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, अभिक्रिया लिखना आना चाहिए अपन को ना। अब कोई सोच रहा है सर अभिक्रियाएं कैसे लिखेंगे, देखिए अभी तो ना अरे आपकी अभिक्रियाएं आई नहीं है ना, इसलिए ना मैं बता देता हूँ, अभी तो क्वेश्चंस में आ रही है ना। फिर आप इनकी प्रैक्टिस करें ना, आगे रिएक्शंस आएंगी तो फिर आपको याद हो जाएंगे ना। अरे भगवान के घर से कोई सीख के आता थोड़ी ना है कि भगवान के घर से कोई सीख के आ रहा है। सारे लोग यही है ना, अरे इस पृथ्वी पर आके सीखते हैं ना। तो कुछ अभिक्रियाएं मैं बताते जा रहा हूँ ना, कैसे कैसे आपको याद करनी है, फॉर्मूले वगैरह ना सब कुछ मैं बताता हुआ जा रहा हूँ आपको ना, कैसे कैसे याद करना ना। केमिस्ट्री में फॉर्मूले रिएक्शंस वगैरह इन्हीं की इंपॉर्टेंस है ज्यादा ना, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन ना, और इसको ना वही कल की तरह ना सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है, देखिए 0.1 मोल आयोडो फॉर्म दे रखा है ना, 0.1 मोल आयोडो फॉर्म। अब आयोडो फॉर्म होता क्या, अभी देखते हैं ना। को अधिक एजी का मतलब सिल्वर, चांदी है ना, यानी सिल्वर की बहुत ज्यादा मात्रा ना, अधिक मात्रा ना एक्सेस में ले रखा ना। अरे मान लो 2 अभिकारक हैं, एक बहुत कम है एक बहुत ज्यादा है। अरे जैसे मान लो एक ml ही है ना, और एक मान लो तुमने 100 ml ले रखा है, तो 100 की तुलना में एक तो कैसा बहुत कम है ना, और 100 वाला कैसा ज्यादा है, यानी एक्सेस में है, अधिक में है ना। तो देखिए एजी से अभिक्रिया करवाने पर प्राप्त गैस का एनटीपी पर आयतन ज्ञात करो। यानी इसने क्या कहा है कि भाई 0.1 मोल क्या है आयोडोफॉर्म, उसकी अभिक्रिया किससे करवा रहा है ना, सिल्वर की अधिक मात्रा से करवा रहा है। तो एक गैस बनेगी है ना, और उस बनने वाली गैस का एनटीपी पर अपन को आयतन ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे, सुनो। इसका सॉल्यूशन लिखता हूं मैं ना। हाँ जी, सबसे पहले तो काम क्या है हमारा, अभिक्रिया करवाना ना। तो गैस कौन सी बनेगी, तो देखिए आयोडोफॉर्म ये होता है ना। अब आपको याद रखना है ना, CH3, ये क्या है बच्चों, आयोडोफॉर्म। क्या है ये, आयोडोफॉर्म। देखिए मैं ऐसे लिख दूं CHX3, इसको हम बोलते हैं हेलोफॉर्म। इसका नाम क्या है बच्चों, हेलोफॉर्म। आपके आगे आएगा है ना, तो अभी याद रख लो। अगर हेलोजन है, हेलोजन के लिए हेलो शब्द काम में लेते हैं ना, तो नाम क्या हो गया, हेलोफॉर्म। अब मैं हेलोजन की जगह देखो, अरे हेलोजन FCl BRI में से कुछ भी हो सकता है ना। 11th क्लास में इतना तो अपन ने पढ़ लिया ना। अरे 70% सिलेबस आएगा ना, तो 70 में से 60% तो आपको करवाई रखा है ना। अरे 60% तो आप जहाँ भी जिस भी है ना, कोचिंग में, स्कूल्स में जहाँ भी पढ़ रहे हैं आप ना, हाँ वहाँ आपके सर हैं उन्होंने करवा रखा है ना। हाँ मैंने भी करवा रखा है, 60% सिलेबस है ना। तो आप उसको ना इतना तो आपको आना चाहिए, आवर्त सारणी वगैरह सब कुछ पढ़ा रखी है आपको ना। हाँ तो हेलोजन FCl BRI है ना। अरे फिर कल बाहर आई अंटी है ना, फिर कल बाहर आई अंटी, अंटी की घंटी बजा दो ना, बचे कौन, 4 FCl BRI, ये क्या है, हेलोजन। अब इनको हम X से रिप्रेजेंट करते हुए ना, X लिखा हुआ है कहीं भी केमिस्ट्री में, इसका मतलब हेलोजन है ना। कौन है, हेलोजन। अब X का मतलब F हो सकता है तो फ्लोरीन, Cl है तो क्लोरीन, Br है तो ब्रोमीन, I है तो आयोडीन। तो ये क्या हो गया आपका हेलोफॉर्म। अब यदि मैं इसकी जगह देखो, अरे ऐसा ले लूं CHCl3, तो देखो हेलोजन की जगह क्लोरीन आ गया, तो बस तो हेलोफॉर्म की जगह नाम क्या हो जाएगा, अरे क्लोरीन के लिए क्लोरो शब्द लगाएंगे ना, हेलो की जगह क्लोरो,
तो नाम क्या हो गया इसका? क्लोरोफॉर्म। अगर मान लो मैं इसको ऐसा लिख देता, अरे Br ले लेता, तो इसका नाम क्या है? ब्रोमोफॉर्म। ये लो, सिंपल नाम है। आपको केमिस्ट्री में ऐसे ही नाम याद रखने हैं ना। और अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, देखो, अरे CHI3, आयोडीन के लिए आयोडो शब्द काम में लेते हैं, तो नाम क्या हो गया इसका? आयोडोफॉर्म। अरे क्या नाम हो गया बच्चों? आयोडोफॉर्म। क्या नाम हो गया? आयोडोफॉर्म। तो देखो वही लिया मैंने, आयोडोफॉर्म। अब इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहा हूं मैं? अरे सिल्वर से करवा रहा हूं। और सिल्वर अधिक मात्रा में ले रखा है ना, तो यहाँ 6Ag काम आएगा, यहाँ ये काम आएगा। और इससे गैस बनने वाली है क्या? अरे C2H2। कौन सी गैस बच्चों? C2H2। ये वाली गैस बनेगी, देखो, C2H2। और देखो 6Ag, और देखो 3 दूनी 6I, तो ये तो क्या बन जाएगा? 6AgI। अरे ये तो येलो PPT बन जाएगा बच्चों, है ना। अरे पीले रंग का क्या बन जाएगा? अवक्षेप बन जाएगा। किसका? AgI का। किसका बच्चों? AgI का। तो गैस कौन सी बनी हमारे पास? अरे ये गैस बनी है ना, इस गैस का नाम है एसिटिलीन। कौन सी गैस बच्चों? अरे एसिटिलीन गैस नाम है इसका, एसिटिलीन। और अगर किसी ने IUPAC वगैरह के वीडियो देखे तो उसको पता होगा ना, इसका साधारण नाम कैसे दिया था? एसिटिलीन। ठीक है ना। तो इस वाली गैस के लिए पूछ रहा है यार, ये जो गैस मिल रही है इसका NTP पर क्या ज्ञात करना है अपन को? आयतन ज्ञात करना है। NTP पर क्या ज्ञात करना है बच्चों? आयतन। कैसे करेंगे देखिए, देखिए कैसे करेंगे। इसको तो मैं इरेज कर रहा हूं एक बार, है ना। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा ना, ये लो। अब देखिए, एक से ज्यादा रिएक्टेंट होने चाहिए। देखिए, अरे एक से ज्यादा रिएक्टेंट तो है, एक तो ये रहा, एक ये रहा। इसका नाम क्या है? इसका नाम लिख देता हूं मैं, देखो, इसका नाम है बच्चों आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म, ये लीजिए। तो आयोडोफॉर्म की अभिक्रिया किससे करवा दी? अधिक सिल्वर से करवा दिया ना, यानी सिल्वर की अधिक मात्रा से। सिल्वर बहुत ज्यादा मात्रा में है ना, किसकी कंपेयर में? आयोडोफॉर्म के कंपेयर में। तो ये वाली गैस बनी एसिटिलीन। ये क्या है? गैस। ये लीजिए, बन गई। अब देखिए, अब आगे आगे अपन ने क्या सीख रखा है? अरे है ना, खुद के मोल अपॉन खुद का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, यानी n का मतलब मोल किसके? CHI3 के, अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है? 2, बराबर क्या है? तो रिलेशन जिसमें पूछा है ना, उसी की बात कर लेते हैं अपन। तो देखो, एक तो दे क्या रखा है? ये तो 0.1 मोल दे रखा है। अरे ये कितना दे रखा है बच्चों? 0.1 मोल। कितना दे रखा है? अरे ये कितना दे रखा है बच्चों? 0.1 मोल दे रखा है। ये लो क्वेश्चंस में। तो एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, लेकिन सूचना एक के बारे में ही है ना। तो क्या करूं मैं? आयोडोफॉर्म, और पूछा ना, अरे सूचना इसकी दी है और पूछा इसके बारे में, तो जिसकी सूचना दी है, जिसको पूछा, उसी को लिख लूं मैं। फालतू के है ना, उनको लिखने से क्या फायदा है? अरे फालतू चीजों को लिखने से क्या फायदा है? फिर सिल्वर तो कोई काम आ ही नहीं रहा, इसके बारे में कुछ है ही नहीं, इसके बारे में कुछ है ही नहीं। तो ये दिया है, ये पूछा है। तो एक से ज्यादा रिएक्टेंट है और सूचना केवल एक की दी है, तो मैंने क्या लिख लिया? अरे आयोडोफॉर्म के मोल अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 2 है। ऐसे में क्या लिखूं? अरे n किसका? C2H2। C2H2 यानी एसिटिलीन के मोल अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है? अरे इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक तो 1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। तो देखिए, मुझे अगर इसके मोल निकालने, अरे मुझे इसके मोल निकालने, तो क्या करूं मैं? NC2H2 बराबर क्या होगा? 1/2 इंटू क्या हो जाएगा? NCHI3। ये लो, रखो, 1/2 इंटू NCHI3। अरे आयोडोफॉर्म के मोल कितने? 0.1। 0.1 से क्या कर दो? इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना आ गया बच्चों? 0.05 मोल। क्या आ गया? 0.05 मोल आ गया। कितना आ गया बच्चों? अरे 0.05 मोल आ गया। पर हमसे तो मोल थोड़ी पूछा है इसने, अरे उस गैस का NTP पर आयतन पूछा ना, तो हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम, है ना, एट NTP, है ना। यानी NTP पर वॉल्यूम ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे देखिए आप। हाँ जी, NTP पर वॉल्यूम ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं है, अरे मोल को क्या कर दो आप? अरे मोल को क्या कर दो आप?
अरे 22.4 लीटर से गुणा कर दो। ये हमने सीख रखा पहले ना, मोल बराबर दिया गया आयतन बटे 22.4 लीटर। तो आयतन निकालना है तो मोल को किससे, अरे 22.4 लीटर से गुणा कर दो ना, एनटीपी की बात कर रहा है इसलिए। तो मोल कितना है अपने पास 0.05 इंटू 22.4, ये कितना आ जाएगा, एक बार गुणा कर लो। हाँ जी 0.112 है ना, एक सेकंड गलती हुई है ना, एक सेकंड देखिए, एक सेकंड देखिए गलती हुई है ना, थोड़ा सा देखिए। अरे 5 से गुणा कर लो इसको ना, ये लो 5 चौको 20 की 0 हासिल की 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल की 1, 5 दूनी 10 और 1 11 ना, 2 और 1 3, इतना किस में आ गया, ये लीटर में आ गया आपके ना। तो ये जो गैस बनी है इसका आयतन कितना आ गया 1.12 लीटर, 1.12 लीटर। ठीक है बच्चों, कैसे सवाल करेंगे सॉल्व, ये आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से है ना। हाँ, और फिर भी आपको दिक्कत है ना, अब देखो ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपने है ना, बस ये रिएक्शन से लिखना आना चाहिए। अब ये रिएक्शंस की आप प्रैक्टिस करें, इसको 2-4 बार लिखें है ना, आपको अपने आप याद हो जाएगी। फिर से ये रिएक्शन कभी आ जाए कहीं है ना, तो आप कर सकते हैं इसको ना। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब देखिए आप आगे अगला क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करते हैं ना। हाँ जी देखिए, इसने क्या कहा है 45 ग्राम एथेन के पूर्ण दहन है ना। अरे पूर्ण दहन वाली अभिक्रिया पहले भी आ चुकी थी है ना, मैंने कहा था दहन का अंतिम उत्पाद क्या बनता है CO2 और जल। दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है ना, आगे जाके ऊष्मागतिकी के अंदर पढ़ेंगे ना, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ेंगे इस चैप्टर को ना। ठीक है ना, तो पूर्ण दहन के लिए एनटीपी पर वायु का कितना आयतन आवश्यक होगा ना, यदि वायु में आयतन अनुसार 20% क्या है ऑक्सीजन। अरे ऑक्सीजन कितनी है 20%। देखिए सबसे पहले तो हमको एथेन का दहन करवाना आना चाहिए ना। एथेन क्या होता है, अरे C2H6 एथेन का है ना। पूर्ण दहन का मतलब अरे उस कार्बनिक यौगिक को वायु की अधिक मात्रा में, एक्सेस मात्रा में जलाना ना, क्या कहलाता है दहन। वायु में हमको पता है ना, अरे आयतन के हिसाब से है ना, वैसे 21% ऑक्सीजन होती है, पर इसने क्वेश्चन में अपन को कितना दिया है 20% है ना। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन को है ना, अरे आसान करने के लिए है ना, ऑक्सीजन को 20 मान लेते हैं और उसको ना नाइट्रोजन 70 है ना, 8% है, उसको 80 के समथिंग मान लेते हैं ना। ठीक है, अब देखिए इसका दहन करवाएंगे तो देखो जितने कार्बन है उतने तो CO2 बना दो, 2 कार्बन है इसलिए 2 CO2, और देखो 6 हाइड्रोजन है तो हमको पता है अरे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, एक जल का अणु। तो हाइड्रोजन 6 है तो उसका आधा कर दो, वो क्या बन जाएंगे जल के अणु। तो 3 क्या हो जाएगा H2O। ये लो, ये एथेन का क्या हो गया पूर्ण दहन। इसको मैं लिख देता हूं, इसका नाम क्या है बच्चों, अरे इसका नाम है एथेन। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो, देखो कार्बन कितने 2 हैं, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन कितने हो गए 2 2 4 और 3 7। तो ये कितना हो जाएगा 7/2O2, 7/2O2 हो गया यहां तक। अब देखिए अपन से क्या कहा है कि इसके पूर्ण दहन के लिए वायु कितनी चाहिए है ना। अरे वायु है ना, एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है ना, तो ये वायु कितनी चाहिए, इसका मतलब ये दिया है और उसका रिलेशन पूछा है। और एथेन कितना देखो, अरे एथेन कितना दे रखा है बच्चों, अरे एथेन 45 ग्राम दे रखा है। तो देखिए एक से ज्यादा क्या है अपने पास, अरे रिएक्टेंट हैं, पर केवल इंफॉर्मेशन एक की दे रखी है ना, दूसरे की पूछिए। देखो क्या करूंगा मैं, सुनो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अरे वही N यानी मोल किसके C2H6 के, एथेन के मोल अपॉन इसका स्टाइकोमेट्रिक गुणांक कितना है 1, बराबर क्या लिखूं मैं ऑक्सीजन के मोल, अरे NO2 अपॉन इसका स्टाइकोमेट्रिक गुणांक कितना है 7/2। ये लो मैंने 7/2 लिख दिया। अब अपन को क्या चाहिए, अरे ऑक्सीजन के मोल चाहिए ना, क्यों, अरे ऑक्सीजन के बारे में पूछ रहा है, ये वायु का कितना आयतन चाहिए ना। यदि वायु में आयतन अनुसार 20% क्या है ऑक्सीजन, इसका मतलब हमको तो ये चाहिए, तो मैं क्या लिखूं, अरे NO2 बराबर क्या हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन के मोल बराबर क्या होगा बच्चों, अरे ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7/2 इंटू N क्या, अरे C2H6 हो जाएगा। अब देखो इधर से मैं क्या करूं 7/2 NC2H6 कैसे निकालेंगे, C2H6 के मोल, अरे C2H6 दे कितना रखा है 45 ग्राम, अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 12 दूना 24 और 6 30। ये लीजिए हो गया। देखो इसको काट लो, 15 तिया 45 और 15 दूना 30 हो गया, 7 तिया 21
और नीचे क्या आ रहा है 4, तो 21/4 मोल। इतना क्या हो गया, ऑक्सीजन के मोल हो गया ना। अरे इतने क्या हो गया, ऑक्सीजन के मोल। कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या बच्चों? नहीं है। अब देखिए, अब नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे वायु में आयतन अनुसार कितना 20% ऑक्सीजन है, तो ये क्या हुई, अरे 20% ऑक्सीजन की वैल्यू हो गई। इसका मतलब कोई भी चीज होती है 100% होती है। अगर मैं यूं कह दूं कि 100 लीटर वायु है तो 20% का मतलब क्या हुआ, अरे उसमें 20 लीटर क्या है, ऑक्सीजन है, बाकी 80 लीटर क्या हुई, एयर होगी। मतलब एयर टोटल तो 100 है, अब 100 में से है ना, अरे 20 गया तो बाकी और गैसें वगैरह बच जाएंगी ना वायु में से। तो इसने तो हमसे यही पूछा कि यदि वायु में आयतन अनुसार 20% ऑक्सीजन है तो है ना एनटीपी पर वायु का कितना आयतन आवश्यक होगा। तो हमको पता है ना, अरे वायु का जो आयतन है ना, वॉल्यूम है, ये लो मैं ऐसे लिख दूं यहां, वॉल्यूम ऑफ एयर है ना, बराबर कितना होगा भाई, अरे वॉल्यूम ऑफ एयर कितना होगा, ऑक्सीजन 20% है ना, और 100 टोटल क्या होगा परसेंट, 100। इसका मतलब क्या हुआ, अरे वायु 5 गुना चल रही है किससे, ऑक्सीजन से। अरे वो 100 है, वो 20 है, तो क्या हुआ, अरे 100 20 का कितना हो गया, 5 गुना ही तो हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ एयर बराबर क्या होगा, 5 इंटू वॉल्यूम ऑफ, अरे ऑक्सीजन O2, यानी ऑक्सीजन के वॉल्यूम का कितना होगा, ये 5 गुना। देखो 5, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, अरे ये ऑक्सीजन के मोल आ गए ना, और एनटीपी पर मोल कैसे निकालते हैं अपन, अरे मोल सॉरी एनटीपी पर अपन आयतन कैसे निकालते हैं, आयतन पूछा है ना, आयतन, अरे वॉल्यूम बराबर कैसे निकालोगे, मोल बराबर वॉल्यूम दिया गया आयतन अपॉन 22.4। तो क्या करेंगे, मोल को 22.4 से गुणा कर दो, यही तो है, अरे पीछे आ गया था ना, वॉल्यूम बराबर मोल इंटू 22.4। तो मोल तो देखो, अरे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बराबर क्या होगा कि ऑक्सीजन के मोल इंटू 22.4, यही तो होगा। तो ऑक्सीजन के मोल तो बोल रहे 22.4 से गुणा कर दो, और वायु का आयतन कितना है, इसका 5 गुना। तो मैं क्या करूं, 5 गुना, और ये कितना हो जाएगा, मोल यानी 21.4 इंटू क्या करूं, अरे 22.4 से इसको मैं गुणा कर दूं, 22.4 से मैं क्या कर दूं, इसको गुणा कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, अरे वॉल्यूम ऑफ एयर आ जाएगा ना। 4 से काट लो इसको, कितना हो जाएगा, 4 से इसको काटोगे तो 5.6। अब 5.6 को इससे गुणा करो, आप देखो ना कितना हो जाएगा, 5.6 को इससे एक बार आप मल्टीप्लाई कर लो ना, 5 6 का 30, हाँ 5 5 25 और 3 28, 28 गुना 21 करो आप, तो कितना होगा, 28 का 8 हासिल की 2, 28 गुना 56 और 2 58, ठीक है ना, इतना लीटर हो जाएगा ना। अरे वायु का आयतन कितना हो जाएगा, इतना लीटर हो जाएगा, 588 लीटर। 5.6 को 5 से गुना कर लो, 28, 28 गुना 21 कर लो ना, तो कितना हो जाएगा आपके 588 लीटर। तो मैंने 2 क्वेश्चंस करवा दिए आपको ना, ये समझ में आ गया होगा। अरे वायु में आयतन के अनुसार 20% ऑक्सीजन है, इसका मतलब टोटल क्या है, अरे 100% क्या है वायु, तो 20% ये हुई ना। तो जैसे मैं यूं कह दूं, अरे 100% का मतलब 100 लीटर वायु है, तो 20 लीटर क्या है ऑक्सीजन, इसका मतलब वायु का आयतन ऑक्सीजन से कितना चल रहा है, 5 गुना चल रहा है ना। बस मैंने यही लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ एयर यानी वायु का आयतन बराबर क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इंटू 5 यानी उसका 5 गुना। बस तो मैंने 5 तो लिख दिया। अब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालूंगा, अरे वॉल्यूम कैसे निकालूंगा, एनटीपी पर कैसे निकालूंगा, मोल को 22.4 से गुणा कर दो, तो मोल तो ये रहा ऑक्सीजन का, और 22.4 से गुणा कर दिया, बस ये 588 लीटर आपका क्या आ गया आंसर। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों ना। 2 क्वेश्चंस करवा दिए मैंने ना, और 3 क्वेश्चंस कल करवा दिए थे मैंने ना, प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन में ना, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए अब अगला क्वेश्चंस कैसे करेंगे, सुनिए। हाँ जी, देखिए अगला क्वेश्चंस कैसे करेंगे बच्चों। अब केस थर्ड लेते हैं पढ़ा ना, क्योंकि केस सेकंड पर आधारित मैंने 3 क्वेश्चंस करवा दिए, फर्स्ट पर आधारित मैंने 2 क्वेश्चंस करवा दिए, अब तक टोटल 5 क्वेश्चंस कर लिए ना। और केस थर्ड अच्छा है ना, हाँ इस पर आधारित क्वेश्चंस करते हैं ना, ये आपके नीट जेईई वगैरह में आते रहता है ना। अब अपन सीमांत अभिकर्मक का कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, किसका, सीमांत अभिकर्मक का। पहला केस था केवल एक ही रिएक्टेंट हो, दूसरा केस था एक से ज्यादा रिएक्टेंट तो हो पर सूचना केवल एक की दी गई हो,
और दूसरे की पूछ ले। अब की बार क्या है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो और सूचना भी एक से ज्यादा की दी गई हो ना, तो फिर कैसे करते हैं देखिए। उसके लिए हम एक कंसेप्ट काम में लेते हैं ना, और वो कंसेप्ट क्या है हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट है ना, LR लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए कैसे काम लेंगे, सुनिए। हाँ जी बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट कैसे काम में लेंगे। हाँ जी, केस थर्ड देखिए आप, केस थर्ड। हाँ जी, केस थर्ड देखिए, एक से ज्यादा क्या हो अभिकारक, तो क्या कहेंगे, एक से अधिक अभिकारक हो ना, या क्रियाकारक हो, क्रियाकारक दिए गए हों, ठीक है ना, एक से अधिक क्रियाकारक दिए गए हों ना, तो एक से अधिक क्रियाकारक दिए गए हों तथा सभी क्रियाकारकों की सूचना दी गई हो ना, सभी क्रियाकारकों के बारे में सूचना दी गई हो, ठीक है ना, एक से अधिक क्रियाकारक दिए गए हों और सभी क्रियाकारकों के बारे में क्या दी गई हो, सूचना। तो इसके लिए हम एक कंसेप्ट काम में लेते हैं ना, और उस कंसेप्ट का नाम है सीमांत अभिकर्मक। कौन सा अभिकर्मक बच्चों, सीमांत अभिकर्मक, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। और इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे LR। एल का मतलब लिमिटिंग, आर का मतलब रिएजेंट, सीमांत अभिकर्मक। कौन सा अभिकर्मक बच्चों, सीमांत अभिकर्मक। देखो सीमांत अभिकर्मक क्या है ना भाई, एक से ज्यादा क्रियाकारक होंगे तो ही काम में लेंगे इसको ना। तो देखिए, यानी ऐसा क्रियाकारक जो अभिक्रिया में है ना पूर्ण रूप से क्या हो जाए, समाप्त। अरे पूर्ण रूप से क्या हो जाए, समाप्त, तो वो क्या कहलाएगा, सीमांत अभिकर्मक। या यूं कह दो ना अरे वो अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है ना, इसलिए उसको सीमांत अभिकर्मक बोलते हैं ना। अरे जैसे मान लो दो है ना लोग हैं, या दो भाई हैं मान लो ना, कोई सामूहिक कार्यक्रम है, मान लो एक बहुत पैसे वाला है एक बहुत गरीब है ना, तो कार्यक्रम किसके हिसाब से होगा, अरे उस गरीब वाले के हिसाब से होगा, उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा ना, पैसे वाले के हिसाब से नहीं। क्यों, पैसा वाला तो कितना ही खर्च कर सकता है, बेचारा गरीब है वो तो है ना, अरे वो तो है ना बर्बाद हो जाएगा, उसके हिसाब से करेगा तो रिएक्शन हमेशा अरे कम वाले के हिसाब से हो गया ना। तो वो क्या कर रहा है, अरे अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद की मात्रा को सीमित कर रहा है ना, इसलिए उसका नाम क्या है, सीमांत अभिकर्मक। तो सिंपल तो आप क्या याद रखोगे कि ऐसा क्रियाकारक जो कि अभिक्रिया में पूर्ण रूप से खर्च हो जाए ना, ये समाप्त हो जाता है ना, समाप्त हो जाता है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है ना। ये लो LR कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, LR कहलाता है ना, ठीक है। LR का मतलब लिमिटिंग रिएजेंट है ना, सीमांत अभिकर्मक। अब देखो सीमांत अभिकर्मक का पता कैसे लगाएंगे अपन, सीमांत अभिकर्मक का पता कैसे लगाएंगे, सुनो। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, सुनिए कंडीशन। सिंपल है ना, आपको तो क्या करना है, कुछ नहीं करना ना, अरे मोल है ना N,
अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। ये अपन बहुत देर से करते आ रहे हैं ना, खुद के मोल अपॉन खुद का स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट है ना, गुणांक, जिसके लिए मिनिमम आ जाए ना, अरे जिसके लिए कैसा आ जाए बच्चों, मिनिमम आ जाए, यानी जिसका मोल अपॉन स्टाइकोमेट्रिक अनुपात है ना, अरे मोल अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट का रेशो कैसा आ जाए, मिनिमम, वही क्या होगा, अरे वही एलआर होगा। ये लो सिंपल सा, आप तो देख लो, जिसका मोल अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट का रेशो है ना, अरे मोल अपॉन रसमीकरणमितीय गुणांक का अनुपात है, वो कैसा आ जाए, मिनिमम आ जाए, वही क्या होगा हमारा एलआर। अब देखो एलआर का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, देखिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं ना, ये लीजिए, आपको एक बार एलआर का आइडेंटिफिकेशन है ना सिखा देता हूं मैं ना। देखिए मैंने ऐसा मान लिया कि एक अभिक्रिया है 2A + V गिव्स C, और हमको दिया हुआ क्या है, देखो गिवन क्या है, ठीक है, दिया हुआ है इसके 4 मोल, और इसका कितना है बच्चों, अरे इसका 1 मोल। देखिए क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या करो, अरे मोल अपॉन स्टाइकोमेट्रिक अनुपात का रेशो, तो क्या कहूंगा मैं, इसका मोल कितना 4 अपॉन इसका स्टाइकोमेट्रिक गुणांक कितना 2, अब तो सीधे लिख दूं ना मैं, देखो इसका मोल कितना 1, इसका स्टाइकोमेट्रिक अनुपात कितना 1, तो देखो 1/1 का मतलब ये तो 1 हो गया, और 4/2 का मतलब ये कितना हुआ 2। अरे मोल अपॉन स्टाइकोमेट्रिक अनुपात है ना, मतलब मोल अपॉन स्टाइकोमेट्रिक है ना, गुणांक का जो रेशो है वो मिनिमम किसके लिए, अरे 1 मिनिमम है ना, तो इसका मतलब एलआर कौन होगा, बी। तो मैं क्या लिखूंगा, बी इज, अरे एलआर, बी कैसा होगा बच्चों, एलआर कैसा होगा, एलआर। ऐसे पहचानते हैं एलआर को ना, अरे एलआर को ऐसे पहचानते हैं ना। देखिए और देख लीजिए, अब एक और देख लीजिए, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, अरे N2 + 3H2, इससे क्या बन रहा है बच्चों, 2NH3, ठीक है ना। मान लो अरे इसका 1 मोल, इसका भी 1 मोल दे दिए, ये लो, ठीक है, 1-1 मोल दे दिए दोनों के, क्या करोगे आप, आपका काम क्या है, अरे इसका मोल यानी 1 अपॉन इसका स्टाइकोमेट्रिक अनुपात 1, तो 1/1 का मतलब 1 हो गया ना, इसका मोल 1 इसका स्टाइकोमेट्रिक अनुपात कितना 3, अरे 1/3 हो गया, 1/3 को सॉल्व करते हैं 0.33 आता है, ये 1 ये 0.33, इसका मतलब अरे H2 क्या हो गया, इज एलआर। अरे एलआर कौन है बच्चों, यहाँ हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, अरे हाइड्रोजन, कौन है एलआर, हाइड्रोजन। इस तरीके से हम एलआर का पता लगाते हैं ना। अब देखिए मैं क्वेश्चंस लिखता हूं ना, एक क्वेश्चंस देखिए आप, हाँ जी, देखिए क्वेश्चंस क्या है सुनिए, हाँ जी, देखिए वही रिएक्शन है ना, 2A + B, इससे क्या बन रहा है C, ठीक है ना। और देखिए इसका कितना मोल दे रखा है, अरे इसका दे रखा है 8 मोल, कितना मोल बच्चों 8, और इसका कितना मोल है 5 मोल, और पूछ क्या रहा है, अरे C का कितना मोल, अरे बनेगा, C का कितना मोल बनेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है बच्चों ना, अरे ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए कितना बनेगा, सुनिए, सबसे पहला काम तो हमारा क्या है, एलआर का पता लगाना, भाई ए एलआर है या बी एलआर है ना, और अभिक्रिया में जो भी उत्पाद बनेगा वो किससे बनेगा, एलआर से है ना, यानी अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद की मात्रा किस पर निर्भर करती है, अरे सीमांत अभिकर्मक पर निर्भर करती है ना। तो इसमें सीमांत अभिकर्मक का पता लगाओ आप पहले ना, देखिए कैसे लगाएंगे, इसके मोल 8 अपॉन इसका स्टाइकोमेट्रिक गुणांक 2, 8/2 का मतलब 4, उधर इसका मोल कितना है 5, इसका स्टाइकोमेट्रिक अनुपात कितना है 1, सॉरी स्टाइकोमेट्रिक अनुपात नहीं गुणांक 1, तो ये कितना हो गया 5, ये ये कितना है 4, वो कितना है 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे ए इज एलआर। अरे एलआर कौन है बच्चों, ए है हमारा, अरे ए क्या है, एलआर है ना, ए क्या है बच्चों, एलआर। अब देखिए अब एलआर है तो हमको तो इससे काम है ना, अरे एलआर से काम है, अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद की मात्रा किस पर डिपेंड करती है, एलआर पर डिपेंड करती है ना, लिमिटिंग रिएजेंट पर। तो मैं क्या लिखूं, देखना, हाँ जी बच्चों, देखिए ए के मोल अपन पीछे से पढ़ के आ रहे हैं, अपॉन इसका स्टाइकोमेट्रिक गुणांक कितना है 2,
ठीक है। अब बी से तो अपन को कोई काम नहीं है ना, बराबर क्या होगा सी के मोल अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक तो क्या है 1। अरे उसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना बच्चों 1, तो इसका मतलब क्या होगा, अरे एन सी बराबर क्या हो जाएगा, अरे 1/2 इंटू एन ए, अरे एन सी एन ए बटे 2, तो बस रख दो आप 1/2, ए के कितने मोल हैं, अरे 8 मोल है बच्चों, है ना, तो इससे काट दो कितना 4, इसका मतलब एन सी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, अरे 4 मोल। तो यदि मैं 8 मोल क्या लूंगा ए, 5 मोल बी लूंगा तो सी कितना बनेगा बच्चों 4 मोल। और अगर हमसे पूछे कोई ए के शेष मोल कितने बचेंगे, ए के शेष मोल, अरे ए के शेष मोल कितने बचेंगे बच्चों, अरे कुछ नहीं बचेगा, एल आर तो पूरा ही काम आ जाएगा, एल आर तो पूरा ही काम आ जाएगा। अगर बी के शेष मोल निकालने हैं ना, बी के शेष मोल, तो बी के शेष मोल कितने होंगे, देखो आप देखिए, वैसे आप देखो ना यहां से देखो तो, अरे देखो इसका 2 मोल काम आता है अभिक्रिया में, तो उसका 1 मोल काम आता है, तो जब इसका 1 मोल काम आएगा तो उसका आधा मोल काम आएगा 1/2, जब इसके 8 मोल काम आएंगे तो उसके 4 मोल काम आएंगे, तो 5 में से 4 काम आएंगे तो कितना, अरे 5 में से 4 घटा दो तो क्या होगा 1 मोल ही शेष बचेगा। अरे 1 मोल ही तो शेष बचेगा, बचेगा या नहीं बताओ, हाँ अरे बचेगा या नहीं बचेगा बच्चों बताओ, बच जाएगा ना या नहीं, देख लो, चाहो तो ऐसे कर लो, अरे ऐसे कर लो, चाहो तो ये लो, है ना भाई, ये तो मैंने वैसे तरीका बता दिया आपको भाई, इसका 2 मोल तो उसका 1 मोल, तो जब इसका 1 मोल तो उसका आधा मोल, तो इसके 8 मोल तो उसके 4 मोल, तो 5 मोल में से 4 मोल अभिक्रिया करेगा तो क्या बचेगा 1 मोल ही बचेगा। और इसको चाहो तो ऐसे कर लो इसकी तरह, अरे Na/2, ए के मोल अपॉन ए का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, बी के मोल अपॉन बी का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक तो एक ही चल रहा है, क्या होगा देखो एन बी चाहिए, तो एन बी बराबर कितना होगा, वही 1/2 इंटू एन ए, अरे यही तो होगा बच्चों, तो 1/2 इंटू एन ए कितना 8, तो ये कितना आ गया 4, है ना, यानी बराबर 4 मोल। इसका मतलब अरे बी के भी कितने मोल अभिक्रिया करते हैं, 4 मोल अभिक्रिया करते हैं, तो बस तो टोटल मोल कितना है 5, 4 मोल ने अभिक्रिया कर ली तो क्या बचा, अरे 1 मोल शेष बचा, 1 मोल क्या बचा बच्चों शेष। कोई दिक्कत है तो इस तरीके से आपसे शेष मोल पूछ ले तो ऐसे आप निकाल सकते हैं ना, ठीक है ना, या फिर सी कितना बनेगा तो कितना बनेगा 4 मोल बनेगा, ये अपन ने क्वेश्चंस कर दिया सॉल्व, है ना, ठीक है ना, एलआर पर आधारित मैंने एक क्वेश्चंस बता दिया आपको ना। अब देखिए मैं अगला क्वेश्चंस लेता हूं ना, तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक क्वेश्चंस और करेंगे भी अपन, है ना आज का, फिर कल करेंगे क्वेश्चंस, है ना, कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको कल करेंगे ना। एक बार आपने इसको नोट डाउन कर लिया ना, कर लिया बच्चों, देखिए हाँ जी बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, है ना, फिर बाकी कल करेंगे ना, क्लास बड़ी हो जाएगी थोड़ा ना, कल इसको है ना प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू है ना केमिकल रिएक्शंस, है ना, इसको अपन वाइंड अप कर देंगे ना, क्यों कल एक केस और लेना है इसमें ना, केस नंबर 4, तो 2-3 क्वेश्चंस तो आज वाले एलआर से करवाएंगे कल, और फिर 2-3 क्वेश्चंस उससे करवाएंगे ना, जिससे अपना ये है ना टॉपिक खत्म हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे ना कंसंट्रेशन टर्म्स की तरफ, है ना, इंपॉर्टेंट है जो है ना, जो आपने पढ़ी है, मोल भिन्न, मोललता, मोलरता, है ना, ये सारी चीजों को पढ़ेंगे ना, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, सब कुछ पढ़ेंगे अपन, है ना, ठीक है बच्चों। देखिए हाँ जी, हाँ जी बच्चों, देखिए हाँ जी, क्वेश्चंस अपना क्वेश्चन नंबर 7 है ना,
देखिए ये है H2 प्लस I2 है ना, इससे क्या बन रहा है आपकी 2HI। ठीक है बच्चों, क्या बन रहा है आपके 2HI। और इसने क्या कहा है, देखिए इसका 3 ग्राम दे दिया अपन को ना, अरे हाइड्रोजन का कितना ग्राम दे दिया बच्चों, 3 ग्राम। और ये पूछ रहा ना, और इसका दे दिया 1 मोल, ये लीजिए I2 का 1 मोल, और इसने पूछ लिया अरे ये कितना ग्राम बनेगा, है ना, यानी ग्राम में मात्रा, ये लो, यानी इसका द्रव्यमान पूछ रहा है ना। ये एक अभिक्रिया है H2 प्लस I2, इससे क्या बन रहा है 2HI, और इसने क्या दे दिया 3 ग्राम हाइड्रोजन दे दिया, और 1 मोल क्या दे दिया, आयोडीन दे दिया। और ये पूछ रहा है बनने वाला HI है उसकी ग्राम में मात्रा ज्ञात करो आप, है ना। देखिए सबसे पहले तो हमको दोनों की इन्फॉर्मेशन है ना, एक से ज्यादा रिएक्टेंट है ना, सभी रिएक्टेंट की क्या इन्फॉर्मेशन है, तो हम LR वाला कंसेप्ट लगाएंगे ना। तो देखो LR भाई सबसे पहले तो हमको ना, अरे केस पहचान में आना चाहिए ना, केवल एक क्रिया कारक दिया हुआ है या एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो केवल एक की इन्फॉर्मेशन है, तो केस सेकंड हो गया। एक से ज्यादा है और सबकी इन्फॉर्मेशन है, तो देखो एक से ज्यादा है सबकी इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब LR वाला कंसेप्ट लगेगा ना, ऐसे आपको पहचानना है केस है ना। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, सुनो हमारा तो वही काम, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, अरे इसका मोल अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक गुणांक, देखो अभिक्रिया बैलेंस है ना H2 प्लस I2 2HI। अब इसका देखो हमारे पास मोल नहीं है, अरे इसका मोल ज्ञात करो, ये लो, इसका मोल बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसकी ग्राम में मात्रा यानी द्रव्यमान अपॉन 2 हो गया ना, अरे 3/2, 3/2 का मतलब 1.5 मोल हो गया, ये ना, ये लो। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप इसका मोल, तो मोल कितना है 3/2 अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक गुणांक कितना है 1। ऐसे इसका देखो आप, तो ये तो कितना हो गया, अरे 3/2 ही हो गया, और वो कितना हो गया 1 मोल, 1 ही इसका स्टोइकोमेट्रिक गुणांक, 1/1 का मतलब क्या हुआ 1 ही हुआ ना। और ये कितना हो गया, अरे ये 1.5 हो गया। देखिए तो मोल बटे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो किसमें कम है, अरे इसमें कम है, इसका मतलब क्या होगा I2 कैसा हो जाएगा, अरे LR हो जाएगा, I2 कैसा हो जाएगा बच्चों LR। तो अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद की मात्रा किस पर डिपेंड करती है, अरे LR पर डिपेंड करती है ना, किस पर, LR पर डिपेंड करती है। तो LR हमारा कौन है I2, रखो देखो क्या होगा, मोल ऑफ आयोडीन अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक गुणांक बराबर क्या होगा, मोल ऑफ HI अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक गुणांक कितना है 2। देखो इसका मतलब हमको तो HI चाहिए ना, तो मैं क्या लिखूंगा, अरे मोल ऑफ HI बराबर क्या होगा 2 इंटू मोल ऑफ, अरे आयोडीन, यानी आयोडीन के मोल का 2 गुना। तो ये देखो 2 इंटू आयोडीन के मोल कितने 1, ये लो, तो ये कितना हो गया, अरे 2, यानी HI के कितने मोल बन गए आपके 2। और उसने हमसे मोल नहीं पूछा, ग्राम में मात्रा पूछी है, तो मैं क्या करूंगा, अरे HI की ग्राम में मात्रा ना, यानी HI की ग्राम में मात्रा कितनी होगी देखना, यानी HI की ग्राम में मात्रा, HI की ग्राम में मात्रा का मतलब द्रव्यमान कितना होगा, अरे इसका मोल इनटू इसका मॉलिक्यूलर वेट। अरे मोल कितना है बच्चों HI का 2 और मॉलिक्यूलर वेट कितना है HI का देख लो, अरे आयोडीन का 127 होता है, एक हाइड्रोजन का ना, तो कितना हो जाएगा 128। तो 128 को 2 से गुना करते हैं तो 256, और किस में आ गया बच्चों ये ग्राम में, अरे किस में आ गया ग्राम में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अरे क्वेश्चंस कर सकते हैं ना। तो आपको केस पहचानना है, एक अभिकारक है केस फर्स्ट, अगर है ना एक से ज्यादा अभिकारक है पर सूचना केवल एक की है सेकंड है ना, और अगर एक से ज्यादा अभिकारक है सूचना सबकी है, इसका मतलब LR वाला कंसेप्ट है ना। और एक कंसेप्ट और लेंगे कल है ना, तो इस पर आधारित कल मैं 2-3 क्वेश्चन और करवाऊंगा LR पर आधारित है ना, इनको कीजिए आप है ना, LR से सवाल जरूर आता है ना। ठीक है बच्चों, हाँ क्लास को आप शेयर नहीं कर रहे हैं ना, क्लास को आगे शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना। और कल है ना देखते हैं, देखो है ना कल दिवाली है ना, थोड़ा सा समय मिले या नहीं मिले ना,
हाँ मिल जाएगा समय तो कल क्लास लेंगे ना, नहीं तो कल का ऑफ रखेंगे भैया ना। ठीक है बच्चों, तो कल की आपको ना सभी को, आपको, आपके परिवार को ना, हाँ हैप्पी दिवाली है ना, शिवधाम यूट्यूब परिवार की तरफ से है ना। अरे अपना एक परिवार हो गया भैया ना, 400 मेंबर्स हो गए अपने, है ना। हाँ 399 तो सब्सक्राइबर है ना, आप लोग हो गए, एक में हो गया, 400 ही हो गया ना, तो 400 लोगों का परिवार हो गया एक, है ना अपना। ठीक है ना, तो आप सभी को, आपको, आपके परिवार वालों को है ना, सभी को है ना शिवधाम यूट्यूब परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं है ना। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए ना, दिवाली को अच्छे से मनाए ना। ठीक है, कल क्लास को ऑफ ही रखेंगे जहाँ तक है ना। ठीक है बच्चों, इसलिए एडवांस में आपको ना हैप्पी दिवाली है ना। और वैसे तो 12 से ज़्यादा बची गई वैसे, है ना। हाँ एडवांस में क्या ना, ठीक है ना। चलिए गुड नाइट, शुभरात्रि सभी को है ना। और क्लास अच्छी लगे तो आगे क्लास को शेयर करें भैया ना, दबा के शेयर करें, है ना। ठीक है ना, जिससे मुझे भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, मुझे भी है ना एक हाँ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का मौका मिलेगा ना। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं ना।